नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं वो अपना हो जाता है यहाँ पर हिस्ट्री का लेक्चर नंबर रहने वाला है भाई 7। ठीक है, इससे पहले मैंने 6 लेक्चर डाल रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में रखा है उसका लिंक, वहां जाके अभी आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। और फ्रेंड्स, ये है किसके लिए? सभी आर्मी वालों के लिए है, जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क और टेक्निकल। ठीक है, और नर्सिंग, सभी के लिए यहाँ पर हो जाता है। हिस्ट्री बिल्कुल सभी में सेम पूछी जाती है, और आप जो अरिहंत बुक उठाओगे सभी की उनमें भी बिल्कुल सेम दे रखी है। और अरिहंत बुक से ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अरिहंत बुक बिल्कुल राइट देखिए, एक प्रकार से देखा जाए सभी राइटर बेकार हैं, आर्यन बिल्कुल सही दे रखे हैं आर्मी के फोकस में। क्योंकि आप राम सिंह यादव की भी उठाओगे, ठीक है, तो वहां पर तो भाई वो दे रखी है ऑप्शन भाई, और थोड़ी सी दे रखी है थ्योरी, तो वो कोई एक प्रकार से सही चीज नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं, ये जो बुक है बिल्कुल बहुत ही अच्छी बुक है। अगर ये बुक आपको डाउनलोड करना है तो कहां से डाउनलोड करेंगे? फ्री भी आपको मिल जाएगी, फ्री में मिलेंगे आपको ऐप। ठीक है, जो आपको कल शाम तक आपको पब्लिश हो जाएंगे, परसों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में आपको देने वाला हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए, मतलब इसका ही नोट्स बनाकर आपको अगर हमको देंगे, ठीक है, तो आपको परचेस करना पड़ेगा। अगर आपको बुक का पूरी बुक चाहिए, ठीक है, तो आपको कहां मिलेगी? ऐप के अनुसार तो मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। अगर नोट्स चाहिए तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं फटाफट इस बुक के लिए। ठीक है, यहां पर जो रहने वाला है वो अपना हो जाता है गुप्त वंश। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना है आपके लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट, बात करते हैं। आज जो रहने वाला है वो हो जाएगा गुप्त वंश। किसके बाद आया था? सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा मौर्य वंश, उसके बाद एंडो ग्रीक, उसके बाद शक, उसके बाद हो जाते हैं कनिष्क, ठीक है, उसके बाद कुषाण, और अब कौन आ जाते हैं? अब अपने हो जाते हैं गुप्त वंश। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं? यहां पर गुप्त वंश को देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रकार से। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही बनते हैं ज्यादातर कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। तो वो कौन जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता है। प्रथम दे रखा है तो फर्स्ट कौन होगा? यही होगा। ठीक है, तो गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता है। फर्स्ट है तो शासक कौन होगा? फर्स्ट ही होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इनका शासनकाल कब से कब तक था। 319 से लेकर 335 तक ईस्वी तक यह रहे थे, इनका शासनकाल था चंद्रगुप्त प्रथम का, जो कि गुप्त वंश के प्रथम शासक हो जाते हैं। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कि महाराजा धीराज की उपाधि किसे दी गई थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और गुप्त संवत की स्थापना भी 1919 ईस्वी में की गई थी। किनके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अब गुप्त वंश के प्रथम शासक हैं तो गुप्त संवत की स्थापना कौन कर देंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। याद हो गया। सिर्फ याद करने को क्या बचा? महाराजा धीराज की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी चंद्रगुप्त प्रथम को। ये आप याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त थे। कौन थे? समुद्रगुप्त थे। अब समुद्रगुप्त का शासनकाल जो था 335 से लेकर 375 ईसा पूर्व तक किसका शासनकाल रहा है? समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा है। राज सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने, क्या है ये? दिग्विजय की योजना बनाई। किसकी? दिग्विजय की योजना किसने बनाई थी? तो वह बनाई थी समुद्रगुप्त ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि दिग्विजय जो है, दिग्विजय की योजना किसने बनाई थी? तो समुद्रगुप्त ने बनाई थी। इनके दरबारी हरिसेन ने, अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे, या फिर हरिसेन किसके दरबारी थे? तो वह आपको याद होना चाहिए किसके थे भाई? समुद्रगुप्त के हो जाते हैं। किसके? समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? हरिसेन। कौन थे भाई? हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी। ने प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख किया है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? तो वह लिखा है भाई हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। देखो क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। गुप्त वंश है, सेकंड वंश हो जाता है। तो बात करते हैं प्रयाग, इस प्रस्तुति जो है वो किसने लिखी है? हरिसेन में। और हरिसेन ने किसका उल्लेख किया है? प्रशासक ने यह किया है समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का उल्लेख किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका उल्लेख किया है।
अब हरिसेन किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त के। याद कैसे करेंगे? हरिसेन, आप हरि जानते हो किसे कहते हैं? विष्णु को, है ना। हरि का एक नाम विष्णु भी है। और विष्णु कहाँ के रहने वाले हैं भाई? विष्णु कहाँ रहते हैं? पर्वत पर तो रहते नहीं है, कहाँ? समुद्र में रहते हैं। कहाँ? समुद्र में। तो समुद्रगुप्त बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा आपको कि हरिसेन किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, कुछ मैं आपको ट्रिक के अनुसार याद करवाते हुए चलता हूं। ठीक है, बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख मिलता है। किसका? समुद्रगुप्त का। जो किसने लिखा है? हरिसेन ने। आपको याद करना पड़ेगा प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, तो हरिसेन ने। अगर आपको इतना याद हो जाता है तो समुद्रगुप्त खुद आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त एक महान योद्धा। कैसे थे? महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। अब वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त था कौन? सेनापति भी था। कौन था? सेनापति तो था ही, और गुप्त वंश का शासक भी था। ठीक है भाई, तो ये कुशल कैसा था? सेनापति भी था। इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? गुप्त को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम विक्रमादित्य भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं या फिर इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य भी इनका नाम है। ठीक है, डायरेक्टली आपको विक्रमादित्य भी देखने को मिल सकता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी देखने को मिल सकता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का और नाम क्या था? तो वह था विक्रमादित्य। क्या था? विक्रमादित्य। अब बात करते हैं याद कैसे करें। तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय रखा है, द्वितीय मतलब बी, है ना। द्वितीय मतलब दूसरे पे कौन आता है? बी ही तो आता है, ए बी दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर पे यहां पे भी देख लेना बी। तो बी से विक्रमादित्य और द्वितीय से बी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम क्या है? विक्रमादित्य है। याद हो गया ना? बिल्कुल। बात करते हैं 375 से लेकर 414, क्या 375 से लेकर 414 ईस्वी तक किसका काल रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य का शासनकाल रहा। इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इसका मतलब जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल था, उस समय इसका क्षेत्रफल ज्यादातर विस्तार हुआ इसके क्षेत्र में। फिर रखा है चीनी यात्री फहान, इसके ही शासनकाल में भारत आया। अब फहान कहां का यात्री था? चीनी यात्रा था। कहां का? चीनी यात्री था फहान। किसके शासनकाल में भारत आया? क्वेश्चन यहां से बहुत बनता है कि फहान किसके शासनकाल में भारत आया। तो किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। अब याद कैसे करेंगे? फहान, फहान, ठीक है, फहान को याद करें ना। फहान जैसे कि यहां दे रखा है ना, फहान, फहान दे रखा है, तो फहान को कर देना यान। लास्ट में फहान यान आ रहा है ना, फहान यान। तो यान, यान मतलब क्या होता है? उड़ने वाला यान होता है ना। उसी प्रकार से दैत्य लोग जो होते हैं, दैत्य मतलब असुर लोग जो होते हैं, उनमें ऐसी शक्ति पाई जाती थी, खुद वह उड़ते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिक हमारी बन जाती है दैत्य। दैत्य उड़ते थे, उसी प्रकार से फहान भी क्या है? उड़ता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री फहान आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान थे। कालिदास और अमर सिंह कहां मतलब किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास किसके शासनकाल में था या अमर सिंह किसके शासनकाल में था? तो वह हो जाता है विक्रमादित्य के शासनकाल में था। ठीक है भाई, कैसे याद करेंगे? यहां पर कालिदास में से काली निकाल लो, है ना। काली माता तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो काली, काली क्या करती है? असुरों का संहार करती है, मतलब दैत्यों का संहार करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आराम से याद हो जाएगा कि कालिदास जो थे वो किसके शासनकाल में थे? विक्रमादित्य के शासनकाल में हो जाते हैं। अमर सिंह, तो ये आप याद करना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है वो अपना हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट, कि कला और साहित्य का कला साहित्य क्या है? द्वितीय काल जो है
वो साहित्य और कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। ठीक है, मतलब विक्रमादित्य के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, इसको तो आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या हुआ भाई यहां पर? कोई बात नहीं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी यहां पर। ठीक है, साहित्य और कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था यहां पर। ठीक है, बस इतना ही हो जाता है हमारा गुप्त वंश। तो यहां पर हमने आज क्या देखा? आज जो हमने देखा है गुप्त वंश को। ठीक है, और बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने याद करने की कोशिश की। कुछ जो पॉइंट्स रह जाते हैं एक या दो, बस आपको वही याद करना है। ठीक है, वही याद करना है, बाकी तो मैंने याद आपको करा ही दिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो दबाकर ठोकना है सभी के लिए। ठीक है, जो कि थोड़े से लेवल पर हम हो जाएं, और जैसे ही हमारी लेवल हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि समझ सकते हो ना, तो फ्रेंड्स थोड़ी सी लेवल अच्छा होता है तो उसके बाद आपको टीचरों की भरमार यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। क्लास चलेंगी धुआंधार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। सिर्फ आपसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ही हम मांग रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।